6 लोग एक साथ मेघ आकाश दिव्य पट्टिका में प्रवेश कर गए, लेकिन केवल यश को ही सच्चे शिष्य की परीक्षा में टेलीपोर्ट किया गया। कहना ही होगा, यह सचमुच उसकी किस्मत की कमी को दर्शाता है। अगर यश को सच्चाई पता होती तो शायद वह अवसाद में डूबकर मर जाता। हालांकि यश का दुर्भाग्यवश सच्चे शिष्य परीक्षण में टेलीपोर्ट हो जाना पूरी तरह से बुरी बात नहीं थी, इसके कुछ फायदे भी थे। क्योंकि चाहे वह उच्च स्तरीय परीक्षण हो या सामान्य स्तरीय परीक्षण, उत्तीर्ण होने के बाद आकाशीय बादल संप्रदाय भूमि पर मार्शल दांव छापों का अवलोकन करने की योग्यता प्राप्त करने के अलावा कोई अन्य पुरस्कार नहीं था। हालांकि सच्चे शिष्य परीक्षण अलग था। प्रत्येक चरण के उत्तीर्ण होने पर परीक्षणकर्ता को अपनी शक्ति बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ पुरस्कार दिए जाते थे। उदाहरण के लिए, पहला परीक्षण उत्तीर्ण करने के बाद यश के भौतिक शरीर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसके सृजनात्मक दिव्य शरीर में थोड़ा सुधार हुआ। दूसरा परीक्षण उत्तीर्ण करने के बाद उसके शरीर में एक ठोस मारक क्षमता संघनित हो गई और इस मारक क्षमता का युद्ध में सहायता करने में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तीसरे परीक्षण में सफल होने के बाद उसके शरीर में मौजूद सृजन युवान शक्ति परिष्कृत हो गई और उसकी अवलोकन क्षमता भी तेज हो गई, जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को आसानी से पहचान सका। आकाशीय बादल संप्रदाय भूमि में आपका स्वागत है। जैसे ही यश उलझन में था, वह खोखली और अलौकिक आवाज फिर से गूंजी। हालांकि इस बार न केवल एक आवाज सुनाई दी, बल्कि हरे वस्त्र पहने, दयालु आंखों और दयालु चेहरे और सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक वृद्ध व्यक्ति इस स्थान पर प्रकट हुए। आप कौन हैं? सभी ने हरे वस्त्र पहने उस वृद्ध व्यक्ति को सतर्कता से देखा। हे, मैं मेघ आकाश स्वर्गीय पट्टिका का वरिष्ठ पट्टिका आत्मा हूँ। हरे वस्त्रधारी वृद्ध ने संक्षेप में अपना परिचय दिया। फिर उसकी नजर एक एक करके सब पर पड़ी और फिर उसने कहा, तुम जो इस परीक्षा में पास हो गए हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि यह जगह क्या है ना? बिल्कुल सही। यह आकाशीय बादल संप्रदाय भूमि है, जहां आकाशीय बादल संप्रदाय के पूर्व ऋषियों द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट की छापें संग्रहित हैं। और ये मार्शल आर्ट की छापें तुम्हारे आसपास के अंतरिक्ष में तारों जैसे प्रकाशपुंज हैं। जब तक तुम उन प्रकाशपुंजों को चकनाचूर कर दोगे, तब तक तुम मार्शल आर्ट की छाप प्राप्त कर सकते हो। वास्तव में यह आकाशीय बादल संप्रदाय भूमि है। हरे वस्त्रधारी वृद्ध के शब्दों ने सभी के अनुमानों की पुष्टि कर दी और तुरंत ही सभी की आंखों में अधीरता से भरी एक तीव्र उत्साह भरी नजर उभर आई, मानो वे तुरंत उन मार्शल आर्ट की छापों को छीन सकें। हे, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें पहले कुछ नियम बताता हूँ। सबके उत्सुक भाव देखकर हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मार्शल आर्ट की छाप रास्ते में पड़े पत्थर नहीं हैं, तुम चाहो तो यूं ही नहीं ले सकते। तुम्हें मार्शल आर्ट की छाप मिलेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में क्षमता है या नहीं। तुम में से प्रत्येक के पास वार करने के केवल 3 मौके हैं। अगर तुम 3 प्रयासों के बाद भी मार्शल आर्ट की छाप नहीं पा सके, तो यह साबित होता है कि तुम्हारी ताकत मार्शल आर्ट की छाप को समझने के लायक नहीं है और तुम्हें सीधे यहां से भेज दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति केवल एक मार्शल आर्ट की छाप ही प्राप्त कर सकता है। इसे प्राप्त करने के बाद मैं तुम्हें एक शांत स्थान पर टेलीपोर्ट कर दूंगा, जहां तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की छाप को समझने के लिए 5 दिन होंगे। 5 दिन पूरे होते ही तुम्हारे पास जो मार्शल आर्ट की छाप है, वह तुरंत गायब हो जाएगी और तुम्हारी चेतना भी क्लाउड फिर्मामेंट हेवनली टैबलेट से बाहर भेज दी जाएगी। हरे वस्त्रधारी वृद्ध ने मार्शल आर्ट की छाप पाने के नियमों को विस्तार से समझाया, फिर शांति से यश और दूसरों की ओर देखा। ठीक है, मैंने सभी जरूरी नियम समझा दिए हैं। क्या आपके कोई और प्रश्न हैं?
अगर नहीं तो आप मार्शल आर्ट की छाप पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। टेबलेट स्पिरिट सीनियर, मेरा एक प्रश्न है। यश आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक बोला। क्या प्रश्न? बोलिए, हरे वस्त्रधारी वृद्ध ने उदासीनता से कहा। टेबलेट स्पिरिट सीनियर, क्या ये मार्शल आर्ट की छापें अच्छे और बुरे में विभाजित हैं? यश ने पूछा। मार्शल आर्टिस्ट की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं, और ये मार्शल आर्ट की छापें मार्शल आर्टिस्ट ही बनाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। हालांकि मेरे मुंह से यह जानने की कल्पना मत करो कि कौन सी मार्शल आर्ट की छाप अच्छी है और कौन सी बुरी, मैं इसे नहीं बताऊंगा। आप किस तरह की मार्शल आर्ट की छाप पा सकते हैं, यह आपके अपने अवसर पर निर्भर करता है। हरे वस्त्रधारी वृद्ध हंस पड़े। यह सुनकर यश और अन्य लोगों के दिलों में ठंडक दौड़ गई और उनकी आंखों में भी सतर्कता का भाव आ गया। आखिरकार इस आकाशीय बादल संप्रदाय भूमि पर पहुंचकर और मार्शल आर्ट की छाप देखने का अवसर पाकर स्वाभाविक रूप से वे सबसे अच्छी छाप चुनेंगे। वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते थे। अगर उन्होंने सबसे खराब मार्शल आर्ट छाप चुनी तो बाद में उनके पास रोने के लिए आंसू नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं। अब से यह आप पर निर्भर है। जैसे ही हरे वस्त्रधारी वृद्ध की आवाज धीमी हुई, उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और उनका आकार इस तारों से जगमगाते स्थान में गायब हो गया। हरे वस्त्रधारी वृद्ध के जाने के बाद यश और अन्य लोगों ने तुरंत आसपास की तारा नदी में लटके प्रकाश समूहों को देखा, प्रत्येक को ध्यान से देखते हुए सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट छाप खोजने की उम्मीद में। हालांकि ये प्रकाश समूह बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो इनमें फिर भी अंतर है। यह अंतर उनके द्वारा उत्सर्जित गहन आभा में है। कुछ प्रकाश समूह बहुत तेज गहन आभा उत्सर्जित करते हैं, जबकि कुछ बहुत मंद गहन आभा उत्सर्जित करते हैं। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि जो प्रकाश समूह अधिक तीव्र गहन आभा उत्सर्जित करते हैं, उनमें मार्शल आर्ट की छाप बेहतर होती है। इसके विपरीत उत्सर्जित गहन आभा जितनी कमजोर होती है, उसके भीतर मार्शल आर्ट की छाप उतनी ही खराब होती है। यश ने ध्यान से देखा और तीसरे परीक्षण के बाद उसकी समझ में काफी वृद्धि हुई। उसने तुरंत महसूस किया कि एक जैसे दिखने वाले उन प्रकाश समूहों में वास्तव में कुछ अंतर थे। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वह थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। चूंकि वह उन प्रकाश समूहों की गुणवत्ता को पहचान सकता था, यश को अब सबसे खराब मार्शल आर्ट छाप पाने की चिंता नहीं थी। फिर यश अपनी समझ को चरम सीमा तक बढ़ाते हुए बैठ गया। उसके बैठे हुए शरीर से अदृश्य तरंगे रडार स्कैन की तरह बाहर की ओर निकल रही थीं, जो सबसे तेज और गहन आभा उत्सर्जित करने वाले प्रकाश समूह की तलाश में थीं और हमला करने के इरादे से। शिश। जैसे ही यश सबसे तेज और गहन आभा उत्सर्जित करने वाले प्रकाश समूह को खोजने पर पूरी तरह केंद्रित था, अचानक हवा के टूटने की एक तीखी आवाज गूंजी। तुरंत एक आकृति हवा में उड़ी, तेजी से दूर की ओर बढ़ती हुई, मानो उसे एक संतोषजनक प्रकाश समूह मिल गया हो और इस तरह वह हरकत में आने लगी हो। हम यह अमन है, क्या वह उन प्रकाशगुच्छों से निकलने वाली गहन आभा की तीव्रता के आधार पर भी अच्छे और बुरे में अंतर कर सकता है। यश ने अपनी आंखें खोलीं और उस आकृति की ओर देखा जिसने सबसे पहले वार किया था, जो वास्तव में अमन थी। उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य का भाव आ गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया। उसकी परवाह मत करो। सबसे प्रबल गहन आभा उत्सर्जित करने वाले प्रकाशगुच्छ की जांच जारी रखो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने अमन पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना काम जारी रखा। अगर यश ने इस समय अमन पर ध्यान देना जारी रखा होता, तो वह निश्चित रूप से उलझन में पड़ जाता।
क्योंकि इस आदमी ने जिस लक्ष्य पर अपनी नजरें गड़ा रखी थीं, वह एक प्रकाशपुंज था जिससे कोई गहन आभा नहीं निकल रही थी। पहले के अनुमान के अनुसार इस प्रकाशपुंज में निहित मार्शल आर्ट की छाप निश्चित रूप से सबसे खराब किस्म की थी। भले ही अमन आभा की तीव्रता के आधार पर प्रकाशपुंजों की गुणवत्ता में अंतर न कर पाए, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते उसका निर्णय इतना खराब तो नहीं हो सकता था, है ना? यह दृश्य विचित्रता से भरा था। जैसे ही यश ने अमन से अपनी नजरें हटाईं, अमन ने यश को एक भयावह नजर से देखना शुरू कर दिया। उसके होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। यश, तुमने मुझे नाराज करने की हिम्मत की, अमन, और मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि अफसोस क्या होता है। अब मैं तुम्हें सबसे पहले मार्शल आर्ट की सबसे घटिया छाप पाने से होने वाली कड़वी बेबसी और आक्रोश का अनुभव कराऊंगा। हाँ हाँ। फुस। अमन की चाल के बाद आखिरकार एक दूसरे व्यक्ति ने भी चाल चली। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था, जो नए छात्र रैंकिंग में पहले स्थान पर था। कार्तिक ने अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर हल्के से थपथपाया और उसका पूरा शरीर तुरंत एक खींची हुई उड़ती हुई तलवार में बदल गया, जिसने शून्य क्षेत्र में प्रकाश की एक तेज रेखा को चीरते हुए असीम अंधकार की गहराइयों की ओर तेजी से छलांग लगा दी। रास्ते में उसे अनगिनत प्रकाश समूह मिले, लेकिन उसने उन सभी को अनदेखा कर दिया, एक भी चाल नहीं चली। कार्तिक का स्पष्ट रूप से एक बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य था। यह आदमी, जैसा कि नए छात्र रैंकिंग में शीर्ष रैंक वाले जीनियस से उम्मीद की जा सकती थी, सचमुच दुर्जेय है। यश ने हलचल को भांपते हुए अपनी आंखें खोलीं और आगे देखा, और तुरंत उस प्रकाशपुंज को देख लिया जिस पर कार्तिक ने अपनी नजरें गड़ा दी थीं। उस प्रकाशपुंज से निकलने वाली रहस्यमय आभा अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। आसपास के प्रकाशपुंजों की रहस्यमय आभाओं की तुलना में वह प्रकाशपुंज चिलचिलाती धूप की तरह प्रज्वलित था, जबकि बाकी प्रकाशपुंज तो बस जुगनुओं की रोशनी जैसे थे। अंतर बहुत ज्यादा था। यश ने अनुमान लगाया कि उस प्रकाशपुंज के भीतर जो मौजूद था वह निश्चित रूप से एक उच्चस्तरीय मार्शल दांव छाप थी। उसने इतने लंबे समय तक एक संतोषजनक मार्शल दांव छाप नहीं देखी थी, फिर भी कार्तिक ने एक ही चाल में इतनी उच्चस्तरीय मार्शल दांव छाप पकड़ ली। यश कार्तिक के सौभाग्य से ईर्ष्या करने और उसकी तीक्ष्ण दृष्टि पर अचंभा करने से खुद को रोक नहीं पाया। फुस फुस फुस। कार्तिक के कदम उठाने के बाद मयूर, सुरभि और महेश ने भी एक मार्शल दांव छाप पर निशाना साधा और कार्रवाई शुरू कर दी। उनके द्वारा उत्सर्जित रहस्यमय आभा की तीव्रता को देखते हुए वे जिन मार्शल दांव छापों की तलाश में थे वे कार्तिक द्वारा पकड़े गए छाप से थोड़े कमतर थे, लेकिन ज्यादा नहीं। मुझे गति बढ़ानी होगी। यह देखकर कि सभी को संतोषजनक मार्शल दांव छापें मिल गई हैं, यश ने एक गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया और अपनी धारणा को चरम सीमा तक पहुंचाया। उसकी धारणा सीमा तुरंत कई गुना बढ़ गई और कई 100 मीटर के दायरे में मार्शल दांव छापों वाले सभी प्रकाश समूहों को कवर कर लिया। यही है, स्वर्ग परिश्रमी को पुरस्कृत करता है। यश की पूर्ण अनुभूति के तहत उसे अंततः एक संतोषजनक मार्शल दांव छाप मिली। इस मार्शल दांव छाप वाले प्रकाश समूह से निकलने वाली तीव्र आभा किसी भी तरह से कार्तिक की छाप से कमतर नहीं थी। यह निश्चित रूप से एक उच्चस्तरीय मार्शल दांव छाप भी थी। चक्रवात के कदम। उस प्रकाशपुंज पर मन गड़ाए यश अचानक उठ खड़ा हुआ, फिर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आकृति हरे धुएं के एक गुबार में बदल गई और वह अविश्वसनीय गति से प्रकाशपुंज की ओर दौड़ा। एक दो सांसों में ही वह शून्य लोक से कई किलोमीटर आगे बढ़ते हुए प्रकाशपुंज के सामने पहुंच गया। यश ने अपनी हथेली उठाई और प्रकाशपुंज की ओर वार किया। भन 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 भन। जैसा कि हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने पहले कहा था,
मार्शल दांव छापों वाले ये प्रकाशपुंज सड़क किनारे पड़े पत्थरों जैसे नहीं थे जिन्हें आप अपनी इच्छा से उठा सकते थे। यश के हमले को भांपते हुए प्रकाशपुंज तुरंत एक भिनभिनाहट की ध्वनि के साथ कंपन करने लगा, फिर एक चमकदार प्रकाशरेखा बनाकर अत्यंत तेज गति से यश के बड़े हाथ को चकमा दे दिया। तुम बहुत तेज भागते हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम बच नहीं सकते। यश हंसा, फिर एक और कदम बढ़ाया, भागते हुए प्रकाशपुंज का पीछा करते हुए एक साये की तरह इस अंधेरी तारों भरी नदी के चारों ओर दौड़ता हुआ। इसे मेरे लिए बंद कर दो। यश ने भागते हुए प्रकाशपुंज को शून्य लोक के एक कोने में धकेल दिया, फिर हल्के से चिल्लाया, अपनी दोनों उंगलियां बार बार शून्य लोक की ओर तेजी से हिलाते हुए। फुफकार, फुफकार, फुफकार। उसकी उंगली के हर झटके से यश की उंगलियों के सिरे से प्रकाश की एक किरण निकलती, जो शून्य लोक में मायावी पथों का पता लगाती, नाचती और आपस में गुंथती, अंततः प्रकाशपुंजों के एक पिंजरे में समा जाती, प्रकाशपुंज को अपने भीतर बंद कर लेती और उसे भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती। इसे मेरे लिए दबा दो। यश दहाड़ा, उसकी आकृति लहराती हुई तुरंत प्रकाशपुंज के ऊपर प्रकट हुई और उसने हवा में से जोर से अपनी हथेली नीचे पटक दी। प्रकाशपुंज में चेतना थी, यह जानते हुए कि वह बच नहीं सकता, उसने भागना बंद कर दिया। उसका शरीर थोड़ा कांपा और उसकी सतह से एक चमकदार चमक निकली। प्रकाश अलौकिक लग रहा था, लेकिन संपर्क में आने पर यह एहसास हुआ कि यह एक मूर्त अस्तित्व था। यश की हथेली का प्रहार उस चमकदार प्रकाश से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। एक साधारण प्रकाशपुंज मुझे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या बेतुका सपना है? महान वज्रध्वनि ताड़, इसे मेरे लिए तोड़ दो। प्रकाशपुंज के प्रतिरोध का सामना करते हुए यश के होंठ तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य में मुड़ गए। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और एक प्रहार किया, जिससे तुरंत गगनभेदी गड़गड़ाहट और बिजली की असंख्य चमकें फूट पड़ी। बिजली का एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, जिसने प्रकाश पर प्रहार किया। धमाका! उस प्रचंड शक्ति ने तुरंत सारा प्रकाश नष्ट कर दिया और उन रोशनियों के बिखर जाने के बाद मानो उस प्रकाशपुंज ने अपनी सारी शक्ति खो दी हो और अब वह चुपचाप चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछली की तरह यश की दया पर तैर रहा था। समझ गया, यश के चेहरे पर खुशी के भाव थे और वह प्रकाशपुंज को अपने हाथ में लेने ही वाला था। यश, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रकाशपुंज को सहर्ष स्वीकार करूंगा। हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही यश का बड़ा हाथ प्रकाशपुंज के पास पहुंचा और उसकी पांचों उंगलियां उसे ढकने ही वाली थीं, अचानक एक डरावनी, उपहासपूर्ण हंसी गूंजी और उसके बाद एक भयंकर चीख सुनाई दी, स्टार शिफ्ट ताबीज। धमाका! तेज चीख सुनकर यश के दिल में एक बुरा पूर्वाभास उमड़ पड़ा। उसने अचानक ऊपर देखा और देखा कि अमन दूर खड़ा उसे एक भयावह मुस्कान से देख रहा था। अमन के सामने जटिल रूनों से सुसज्जित एक तावीज तैर रहा था। उसके बड़े हाथ के हल्के से दबाव से तावीज जल उठा। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। तावीज के जलते ही एक अजीब सी शक्ति का जन्म हुआ, जिसने यश के सामने के प्रकाशपुंज और अमन द्वारा नियंत्रित प्रकाशपुंज को बिजली की तरह तुरंत घेर लिया। फिर एक अजीब सी चमक उभरी और एक चमक के साथ दोनों पुरुषों के सामने के प्रकाशपुंज हवा से बदल गए। धमाका! यश ने ऐसे अजीब दृश्य की कल्पना नहीं की थी, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। जब तक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह अंदर ही अंदर घबराकर चिल्लाया, तब तक उसका बड़ा हाथ उस प्रकाशपुंज को पकड़ चुका था जिसे अमन ने बदल दिया था। बधाई हो, आपको मार्शल दांव छाप मिल गई है। नियमों के अनुसार अब आप शांत कमरे में जाकर अपनी प्राप्त मार्शल दांव छाप को समझ सकते हैं।
जैसे ही यश के बड़े हाथ ने प्रकाशपुंज को पकड़ा, हरे वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज तुरंत उसके कानों में पड़ी। धिक्कार है। यह सुनते ही यश का चेहरा तुरंत बेहद भद्दा हो गया, क्योंकि इस समय उसके हाथ में जो था वह प्रकाशपुंज नहीं था जो पहले एक अत्यंत तीव्र रहस्यमय आभा उत्सर्जित करता था, बल्कि एक ऐसा प्रकाशपुंज था जिससे रहस्यमय आभा का लेशमात्र भी उत्सर्जन नहीं हो रहा था। टेबलेट स्पिरिट सीनियर, क्या मैं किसी दूसरे प्रकाशपुंज पर स्विच कर सकता हूं? यश ने पूछने की कोशिश की। हरे वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। तुम्हें मार्शल दांव छाप चुनने का केवल एक ही मौका मिलता है। एक बार चुन लेने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने यश को बहस करने का मौका दिए बिना अपना बड़ा हाथ हिलाया और एक अजीब सी शक्ति ने तुरंत यश को घेर लिया, उसे इस आकाशीय बादल संप्रदाय भूमि से निकालने का इरादा रखते हुए। यश ने संघर्ष किया, लेकिन हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी। उनमें चींटी और अजगर जैसा अंतर था, उसका प्रतिरोध पूरी तरह से व्यर्थ था। यश, संघर्ष करना बंद करो। बस अपनी किस्मत को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा बेकार इंसान सिर्फ सबसे घटिया मार्शल दांव छाप का इस्तेमाल करने का ही हकदार है। जहां तक मार्शल दांव छाप की बात है, जो तुम्हें अभी मिली है वह काफी अच्छी लग रही है और मेरे जैसे जीनियस के लिए बहुत उपयुक्त लगती है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। चिंता मत करो, मैं इसे अच्छी तरह समझ लूंगा। इस क्लाउड फिर्मामेंट हेवनली टैबलेट को छोड़ने के बाद मैं इस मार्शल दांव छाप से समझी गई अंतिम तकनीक का इस्तेमाल तुम्हारे कुत्ते की जान लेने के लिए करूंगा। हाँ। यश को संघर्ष करते देख अमन ने अविश्वसनीय रूप से हर्षित और अहंकारी हंसी का एक जोरदार झोंका दिया। अमन। यश की आंखें आग की लपटों से भर गईं। इस क्षण वह चाहता था कि वह अमन को थप्पड़ मारकर मार डाले, लेकिन दुर्भाग्य से हरे वस्त्रों में लिपटे उस बूढ़े व्यक्ति की अजीब शक्ति से घिरा होने के कारण वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह केवल अमन को घूर सकता था और फिर उसे इस आकाशीय बादल संप्रदाय भूमि से दूर ले जाया गया। आकाशीय बादल संप्रदाय भूमि को छोड़कर उस अजीब शक्ति से घिरा हुआ यश तेजी से शून्य लोक से होकर देहांतरण कर गया। लगभग 2-3 सांसें लेने के बाद वह आखिरकार एक शांत कमरे में पहुंचा। धिक्कार है। मैं वास्तव में उस अमन द्वारा छला गया था। यश जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा उदासी और अत्यधिक निराशा से भरा हुआ था। यह सब उसकी लापरवाही की वजह से था। अगर वह थोड़ा और सतर्क होता तो अमन का तरीका अजीब होने के बावजूद शायद वह इससे बच नहीं पाता। अमन, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं देरसबेर तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। एक पल की बेचैनी के बाद यश ने अपना मन शांत किया। फिर उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने दांत पीसते हुए हर शब्द को ठंडेपन से बोला। किसी दूसरे का मौका छीनना एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए खून का झगड़ा है, किसी के पिता की हत्या करने या किसी की पत्नी को हड़पने से कम नहीं। जाने के बाद वह अमन को उसके किए की दर्दनाक कीमत जरूर चुकाएगा। चूंकि बात यहां तक पहुंच गई है, इसलिए इस पर सोचने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि इस प्रकाश समूह में मार्शल दांव छाप निश्चित रूप से कोई अच्छी वस्तु नहीं है, फिर भी कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। जो लोग मार्शल दांव छाप को संघनित करने के योग्य हैं, वे कम से कम पीक मूल सागर क्षेत्र के महाशक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि वे जो सबसे बुरी चीजें पीछे छोड़ जाते हैं, वे भी साधारण नहीं होती। यश ने खुद को सांत्वना दी, अपने हाथ में पकड़े हुए प्रकाश पुंज को उठाया, जिससे रहस्यमय आभा का कोई निशान नहीं निकल रहा था, और फिर उसे अपनी 5 उंगलियों से हल्के से दबाया। धमाका।
प्रकाश पुंज सीधे चकनाचूर हो गया और उसमें से एक वस्तु गिर पड़ी। यह लगभग 1 फुट लंबा एक पत्थर का तीर था। यह मार्शल दाओ छाप थी। मार्शल दाओ छापों का रूप एक जैसा नहीं होता, वे विचित्र और विविध होते हैं। कुछ घास के एक पत्ते के समान, कुछ रेत के एक कण के समान, कुछ पानी की एक बूंद के समान। संक्षेप में वे सर्वव्यापी और विविध होते हैं। पत्थर के तीर के आकार का मार्शल दाओ छाप कोई अनोखी बात नहीं है। यश ने हरे वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति से मार्शल दाओ छाप का उपयोग करना पहले ही सीख लिया था। उसने तुरंत अपनी इच्छा शक्ति को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों से पत्थर के तीर को पकड़ लिया और उसे एक उमड़ते हुए नदी की तरह पत्थर के तीर के अंदर डाल दिया। वह गड़गड़ाहट। जब यश की पूरी इच्छा शक्ति पत्थर के तीर में समा गई तो शांत कमरे में अचानक एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। फुसफुसाहट। अचानक एक बहरा कर देने वाली गर्जना हुई और पूरा शांत कमरा उस गर्जना के प्रभाव से कांपने लगा। क्रैक क्रैक क्रैक। गर्जना गूंजने के बाद यश के हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर का तीर जोर जोर से कांपने लगा। कंपन के साथ तीर के तने में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों के भीतर से एक लाल रंग की रोशनी रिसने लगी। लाल रंग की रोशनी इतनी तीखी थी कि यश की आंखों में चुभ गई, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो गईं, मानो इस पत्थर के तीर के भीतर एक धधकता हुआ सूरज छिपा हो, जिससे वह उसे सीधे देख नहीं पा रहा था। वह असहाय होकर बस अपनी आंखें बंद कर सका। क्या यह मार्शल दाओ की सबसे बुरी छाप नहीं है? यह इतना बड़ा हंगामा कैसे कर सकता है? आंखें बंद किए यश सदमे से भर गया। पत्थर के तीर के सक्रिय होने के बाद जो शक्ति प्रकट हुई, उसे देखते हुए यह निश्चित रूप से एक साधारण मार्शल दाओ छाप नहीं थी। क्या यह सबसे खराब मार्शल दाओ छाप नहीं है, बल्कि एक मार्शल दाओ छाप है जो सर्वोच्च स्तर को पार कर सरलता की ओर लौटने के क्षेत्र में पहुंच गई है? क्या इसीलिए इससे पहले कोई रहस्यमय आभा नहीं निकलती थी? यश अपने मन में अनुमान लगाने लगा। भिनभिनाहट भिनभिनाहट भिनभिनाहट। जैसे ही यश अनुमान लगा रहा था, पत्थर का तीर और भी जोर से कंपन करने लगा। वह उसे मुश्किल से पकड़ पा रहा था और जैसे जैसे वह कंपन करता गया, उसके तने पर और भी दरारें दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे दरारें बढ़ती गईं, तीर की सतह पर पत्थर की परत उखड़ने लगी, जिससे उसका मूल स्वरूप प्रकट होने लगा। यह पत्थर का तीर बिल्कुल नहीं था, बल्कि पिघले हुए लावा से बना एक लाल तीर था। उसके तने पर सूर्य जैसे 9 चिन्ह उत्कीर्ण थे और उससे लगातार अविश्वसनीय रूप से प्रचंड आभा की लहरें निकल रही थीं, जिससे शांत कमरे का तापमान अचानक कई गुना बढ़ गया। जो शांत कमरा पहले न तो ठंडा था और न ही गर्म, वह असहनीय रूप से गर्म एक बड़ी भट्टी में बदल गया और यश के माथे पर पसीने की एक बूंद उभर आई। लाल तीर अपने मूल रूप में वापस आ गया, यश के अनुमान की पुष्टि करता प्रतीत हुआ। उसके तने के भीतर से एक घनी, लगभग दम घोंटने वाली रहस्यमय आभा निकली, मानो कोई पहाड़ टूट गया हो और सुनामी आ गई हो और देखते ही देखते पूरे शांत कमरे में छा गई। इतनी घनी रहस्यमय आभा। यह उस प्रकाश पुंज से कम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है जिस पर मैंने पहले ध्यान केंद्रित किया था। यश ने उस घनी रहस्यमय आभा को महसूस किया और सदमे से उसके शब्द थोड़े लड़खड़ा रहे थे। अमन, ओह अमन, तुमने एक सर्वोच्च श्रेणी के मार्शल दाओ छाप वाला प्रकाशपुंज छीन लिया और आत्मसंतुष्ट हो गए, लेकिन तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो प्रकाशपुंज तुमने मुझे सौंपा था, उसमें वास्तव में एक मार्शल दाओ छाप थी जो सर्वोच्च श्रेणी के मार्शल दाओ छाप से भी बेहतर थी, कम से कम कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, तुमने सचमुच खुद को मात दे दी। एक बार जब मैं इस मार्शल दाओ छाप की परम तकनीक समझ जाऊंगा,
तो देखूंगा कि मैं उस बदमाश को कैसे क्रोधित करता हूं। एक पल बाद यश ने अपनी स्तब्ध भावनाओं को शांत किया और उसके सुंदर चेहरे पर एक बेकाबू उत्साह उमड़ आया। वह आकाश की ओर देखकर जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। अब मुझे देखने दो कि इस मार्शल दांव छाप में किस तरह की दुनिया हिला देने वाली परम तकनीक दर्ज है। कुछ देर हंसने के बाद यश ने जल्दी से अपनी उत्तेजित मनोदशा को शांत किया, फिर अपनी स्थिति को शिखर तक पहुंचाया और जल्दी से अपनी समझ शुरू करने के लिए तैयार हो गया। यह जानना जरूरी है कि मार्शल दांव की छाप को समझने का समय केवल 5 दिन का होता है। अगर वह इन 5 दिनों में इस मार्शल दांव की छाप के रहस्यों को नहीं समझ पाया तो चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह बेकार होगी। इसलिए यश ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अधीरता से लाल तीर को ढकने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। फिर उसका पूरा मन उसमें डूब गया और इस मार्शल दांव की छाप में दर्ज रहस्यमय दांव को समझने लगा। धमाका! जैसे ही यश का मन मार्शल दांव की छाप में पूरी तरह डूबा, अचानक एक और धमाकेदार गर्जना गूंजी। तुरंत दुनिया बदल गई और अगले ही पल यश एक अंतरिक्ष में पहुंच गया। बेशक यह कोई वास्तविक स्थान नहीं था, बल्कि उस मार्शल दांव छाप द्वारा दर्ज किया गया एक दृश्य मात्र था। उस मार्शल दांव छाप ने उसे बनाने वाले शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा पर भरोसा करते हुए यश के चेतना शरीर को उस दृश्य में खींच लिया जिसने उसे दर्ज किया था, जिससे यश उसे करीब से देख सका और उस शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए रहस्यों को बेहतर ढंग से समझ सका। यह एक अनजाना स्थान था। आसमान नीला था, सफेद बादल छाए हुए थे और जमीन पर पहाड़ खड़े थे। इन पहाड़ों में से सबसे शानदार और सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक आकृति खड़ी थी। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, लगभग 40 साल का, जिसने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ था जिस पर 9 सूर्य आकृतियां कढ़ाई की गई थीं। उसका चेहरा ऐसा खुरदुरा था मानो किसी चाकू और कुल्हाड़ी से तराशा गया हो और उसकी गहरी आंखें शांति से आगे के पहाड़ों और चोटियों को देख रही थीं। अचानक लाल वस्त्रधारी पुरुष ने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी, फिर धीरे से अपनी बाहें ऊपर उठाईं और धीरे से अपने हाथों को शून्य लोक में जकड़ लिया। तुरंत एक लाल रंग की रोशनी प्रकट हुई जो उसकी हथेली में एक लाल रंग के विशाल धनुष में बदल गई। लाल वस्त्रधारी पुरुष ने एक हाथ से धनुष को पकड़ा और दूसरे हाथ से धनुष की डोरी को धीरे से खींचकर उसे पूर्ण चंद्राकार आकार दिया। तुरंत उसके शरीर से अनंत लाल रंग की प्राणऊर्जा प्रवाहित हुई जो उसके हाथ में लाल रंग के विशाल धनुष पर एकत्रित हो गई और एक लाल रंग के बाण में संघनित हो गई जो धनुष की डोरी पर टिकी हुई भयंकर लपटों से जलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह लाल रंग का बाण बिल्कुल यश के हाथ में मार्शल दांव की छाप जैसा था। लाल रंग के बाण से भयानक झुलसाने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव प्रचंड लहरों की तरह निकले। आसपास का स्थान चिलचिलाती ऊर्जा के उतार चढ़ाव के प्रभाव में मुड़ने और भ्रमपूर्ण होने लगा, मानो लाल वस्त्रधारी व्यक्ति जो पकड़े हुए था वह कोई लाल तीर नहीं बल्कि भयानक गर्मी वाला धधकता सूरज था। कितना भयानक! आभा को महसूस करते ही यश इतना डर गया कि उसका मुंह सूख गया। उसे डर था कि इतना भयानक प्रहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे निकलने वाली आभा ही किसी गहन क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को भी डराकर गीला कर सकती है। शुक्र है मार्शल दांव छाप की ऊर्जा से सुरक्षित यश पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, वरना वह इस पल खड़ा होकर कैसे देख सकता था। लाल तीर से निकलने वाली आभा उसे कब की जमीन पर दबा देती। फुस! यश की निगाहों के सामने लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीरे से अपने हाथ धनुष की डोरी से छुड़ा लिए। एक पल में लाल तीर ने एक बेहद तेज ध्वनि विस्फोट किया और तेजी से बाहर निकल गया। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी,
जिससे उसका आकार पहचानना असंभव हो गया था। यश केवल धुंधली सी लाल प्रकाश की एक रेखा देख पा रहा था, जो शून्य क्षेत्र को चीरती हुई आगे पहाड़ों और चोटियों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जब वह पहाड़ों और चोटियों से केवल 10 मीटर दूर था, तो लाल तीर अचानक कंपन करने लगा और यश को आश्चर्य हुआ कि शून्य क्षेत्र में वह 9 टुकड़ों में बंट गया और 9 लाल तीरों में बदल गया। ये भ्रम नहीं, बल्कि वास्तविक अस्तित्व थे। 9 लाल तीर एक साथ कंपन करने लगे और उनके भीतर से अचानक अनंत प्रचंड प्रकाश फूट पड़ा, जिसने 9 तीरों को ढक लिया और उन्हें 9 लाल प्रकाश समूहों में बदल दिया। दृश्य ऐसा था मानो शून्य क्षेत्र से 9 धधकते सूर्य गिरे हों और पहाड़ों और चोटियों की ओर टूट पड़े हों। धमाका! 9 लाल प्रकाश पुंजों ने पहाड़ों और चोटियों पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत एक ऐसी गर्जना हुई मानो आकाश को चीरती हुई, और फिर विस्फोट स्थल से अचानक एक तेज लाल प्रकाश प्रचंड ज्वार की तरह फूट पड़ा। एक पल में कई 100 मीटर के दायरे में हर जगह चमकदार लाल प्रकाश फैल गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह भयावह दृश्य, जो गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर के मार्शल कलाकार को भी डराने के लिए काफी था, पूरे 1 मिनट तक चला और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। जब सारी लाल रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और पहाड़ों और चोटियों की स्थिति दुनिया में फिर से दिखाई देने लगी, तो यश ने तुरंत उस क्षेत्र की ओर देखा। लेकिन जब उसने वहां की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा, तो उसके चेहरे के भाव तुरंत जम गए। वह कुछ स्तब्ध सा लग रहा था। जहां यश की नजर पड़ी, वहां पहले पहाड़ और पहाड़ियां थीं, लेकिन लाल रंग की रोशनी के गायब होने के बाद जमीन पर दसियों मील तक फैले पहाड़ और पहाड़ियां गायब हो गईं। और तो और न सिर्फ पहाड़ और पहाड़ियां गायब हो गईं, बल्कि जमीन भी धंस गई, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। गड्ढे से अभी भी लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और उससे एक अविश्वसनीय रूप से झुलसाने वाला और भयानक तापमान लगातार फैल रहा था, जो दुनिया के इस हिस्से में व्याप्त था। हे भगवान! यह शक्ति कुछ ज्यादा ही भयानक है ना? यश हक्का बक्का रह गया, लाल रंग की रोशनी छोड़ते उस विशाल गड्ढे को गौर से देखता रहा। फिर जैसे उसे कुछ एहसास हुआ, उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। मुझे वह गड्ढा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, मानो मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। हाँ, मुझे याद है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें दक्षिण मार्शल क्षेत्र में कहीं हेलफायर वैली नाम की एक जगह का जिक्र था। उस जगह पर साल भर आग की लपटें जलती रहती हैं और 1000 साल बाद भी वे बुझी नहीं हैं। अग्नि तत्व क्यों की प्रचुरता वाली तपती हुई जगह में यह दृश्य कुछ खास नहीं होता, लेकिन हेलफायर वैली एक ऐसी जगह है जहां चारों ऋतुएं बसंत ऋतु जैसी होती हैं। वहां ऐसा दृश्य देखना वाकई एक अद्भुत चमत्कार है। यश ने मुश्किल से निगला। उसके चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव थे और उसने कहा, यह जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसा किताब में बताया गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि हेलफायर वैली प्रकृति की कोई उत्कृष्ट कृति न हो, बल्कि इस लाल वस्त्रधारी आदमी ने एक ही तीर से उसे उड़ा दिया हो? क्या यह बहुत भयानक नहीं है? यश एक बेकाबू सदमे में डूबा हुआ था और आसपास का दृश्य धुंधला होने लगा। जब यह कुछ हद तक धुंधला हो गया, तो पूरा स्थान मानो जमीन पर गिरे दर्पण की तरह चकनाचूर हो गया। फिर चारों ओर से अंधहीन अंधकार उमड़ पड़ा और यश को एक पल में ज्वार की तरह निगल गया। अगले ही क्षण यश का चेतना शरीर शांत कमरे में लौट आया। हालांकि इस समय यश के चेहरे पर सदमे का भाव जरा भी कम नहीं हुआ था। हालांकि इस समय यश के हाथ में पकड़ा हुआ लाल तीर अचानक धीरे से कंपन करने लगा, जिससे एक झुलसाने वाली गर्मी निकली जिसने यश के मन को सदमे से वापस खींच लिया। एक बार जब यश का मन पूरी तरह से साफ हो गया, तो उसके मन में एक विशाल धारा की तरह जानकारी उमड़ पड़ी। उसी समय यश के कान में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी।
9 यांग सूर्य पीछा तीर। स्वर्ग ग्रेड मध्य रैंक मार्शियल कौशल। 9 यांग सूर्य पीछा तीर। यश के मन में उमड़ी विशाल जानकारी कोई और नहीं बल्कि 9 यांग सूर्य पीछा तीर नामक एक स्वर्गस्तरीय मध्य श्रेणी के युद्ध कौशल की साधना विधि थी। और वह 9 यांग सूर्य पीछा तीर ठीक वही भयानक तीर था जो लाल वस्त्रधारी मनुष्य ने पहले छोड़ा था। साथ ही 9 यांग सूर्य पीछा तीर की साधना विधि के अलावा यश के मन में उमड़ी विशाल जानकारी में शक्तिशाली लाल वस्त्रधारी मनुष्य के बचे हुए तीर दांव अनुभव का कुछ अंश भी शामिल था। 9 यांग सूर्य पीछा तीर की साधना विधि की तुलना में यश इस तीर दांव अनुभव को और भी अधिक महत्व देता था। उसके पास अमरसार भंजक देव धनुष था जो एक अत्यंत शक्तिशाली तीर दांव खजाना कलाकृति थी, लेकिन उसे तीर दांव की स्वयं कोई समझ नहीं थी। इसके कारण यश केवल 2 या 3/10वें भाग ही छोड़ पाया। अमरसार भंजक देव धनुष की शक्ति। अगर वह लाल वस्त्रधारी मनुष्य के तीरदांव अनुभव में निपुण हो जाता तो निस्संदेह वह अमर सारभंजक देव धनुष की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट कर पाता। समझने के लिए समय का लाभ उठाओ। एक क्षण के चिंतन के बाद यश ने सभी विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया और खुद को पूरी तरह से 9 यांग सूर्य पीछा करने वाले तीर और लाल वस्त्रधारी मनुष्य के तीरदांव अनुभव में डुबो दिया और अपनी पूरी शक्ति से समझना शुरू कर दिया। जैसे ही यश ने समझा, उसके हाथ में लाल तीर अपनी धुरी पर लाल प्रकाश की किरणों से चमक उठा, जिससे सूक्ष्म आभा उत्सर्जित हुई जिसने यश को घेर लिया, जिससे उसे 9 यांग सूर्य पीछा करने वाले तीर और तीरदांव अनुभव को समझने में मदद मिली। जैसे ही यश ने समझा, उसके पीछे शून्य लोक में लाल प्रकाश उठने लगा। शून्य लोक में एकत्रित होकर 9 लाल सूर्यों का निर्माण हुआ और उन 9 लाल सूर्यों के पीछे एक लाल वस्त्रधारी व्यक्ति खड़ा था। यश को देख रहा था, जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसके दृढ़ चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और 5 दिन चुपचाप बीत गए। यश जो मूर्ति की तरह पालथी मारकर बैठा था, निश्चल 5 दिन बीतते ही धीरे से एक धुंधली सांस छोड़ी। फिर उसने अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं और उसकी गहरी निगाहों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। जाहिर है यश ने इस भाव को प्रदर्शित करते हुए 9 यांग सूर्य पीछा करने वाले तीर और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए तीर दांव अनुभव को सफलतापूर्वक समझ लिया था। हालांकि उत्साह के अलावा यश के चेहरे पर राहत की एक झलक भी थी। स्वर्गस्तर के मध्य श्रेणी के युद्ध कौशल के रूप में 9 यांग सूर्य पीछा करने वाले तीर को समझना वास्तव में बहुत कठिन था और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया तीर दांव अनुभव 9 यांग से कम 3 गुना अधिक कठिन था। सूर्य पीछा तीर। एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति इसे मात्र 5 दिनों में समझ ही नहीं पाएगा। सौभाग्यवश यश ने स्वर्ग प्राप्ति सृष्टि शास्त्र का अभ्यास किया। हर बार जब वह एक सफलता प्राप्त करता तो उसकी शक्ति में वृद्धि के साथ साथ उसकी जन्मजात योग्यता भी कुछ हद तक बढ़ जाती। इतनी सारी सफलताओं के बाद उसकी योग्यता पहले ही अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी, जिससे वह 5 दिनों में 9 यांग सूर्य पीछा तीर और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के तीर दांव अनुभव को बमुश्किल समझ पाया। लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के तीर दांव अनुभव को समझने के बाद यश के तीर दांव में काफी सुधार हुआ। अब वह तीर दांव से अनभिज्ञ नहीं रहा, बल्कि उसके मूल सिद्धांतों में निपुणता प्राप्त करने लगा था। पहले यश की तीर दांव की समझ सतही थी। उसका मानना था कि तीर चलाना बस लक्ष्य पर निशाना लगाना, धनुष की डोरी खींचना और फिर तीर छोड़ना है। लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। सच्ची तीरंदाजी के लिए जरूरी है कई बल प्रयोग तकनीकों में निपुणता हासिल करना। यह सिर्फ तीर चलाने की बात नहीं है। सिर्फ तीर चलाने से धनुष की शक्ति का ज्यादा से ज्यादा 40 से 50% ही प्रकट होगा।
बल प्रयोग तकनीकों में निपुणता हासिल करके ही धनुष की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो सकती है। हालांकि यश ने लाल वस्त्रधारी पुरुष के बाण दांव अनुभव को समझ लिया था, फिर भी उसने अभी तक केवल मूल बातें ही समझी थीं। वह अभी भी उन बल प्रयोग तकनीकों में निपुणता हासिल नहीं कर सका था। भविष्य में जब वह इसे और गहराई से समझेगा, तभी वह इनमें निपुणता हासिल कर पाएगा। उस समय बाण दांव में यश के विकास के कारण अमरसार भंजक देव धनुष की शक्ति भी निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी। स्वर्गस्तर के मध्य श्रेणी के युद्ध कौशल नौयान सूर्य पीछा बाण की बात करें तो यश ने न केवल मूल बातें समझ ली थीं, बल्कि उसमें कुछ हद तक निपुणता भी हासिल कर ली थी। नौयान सूर्य पीछा बाण 9 लोकों में विभाजित है, जिन्हें नौयान कहा जाता है। क्षेत्र: तीर चलाने के बाद अगर तीर एक सूर्य में बदल जाता है तो माना जाता है कि वह एक यान क्षेत्र में पहुंच गया है। अगर तीर 2 सूर्यों में बदल जाता है तो माना जाता है कि वह 2 यान क्षेत्र में पहुंच गया है। एक तीर एक सूर्य। 9 यान लोक में साधना करने के बाद लाल वस्त्रधारी मनुष्य की तरह एक तीर 9 सूर्यों में परिवर्तित हो सकता है, जिनमें भयानक विनाशकारी शक्ति होती है। हालांकि लाल वस्त्रधारी मनुष्य द्वारा प्रदर्शित एक तीर 9 सूर्य 9 यान सूर्य पीछा बाण का सर्वोच्च लोक नहीं था। 9 यान सूर्य पीछा बाण का सर्वोच्च लोक 9 यान एकीकरण है। इस चाल की शक्ति एक तीर के 9 सूर्यों में परिवर्तित होने की शक्ति से कम 10 गुना अधिक है। यदि कोई इस चाल में निपुण हो जाए तो उच्च लोकों के शत्रुओं को हराना या स्वर्ग विरोधी अमरों का वध करना खाने पीने जितना आसान हो जाएगा। हालांकि यश के लिए, जिसने 9 यान सूर्य पीछा बाण के एक यान लोक में भी पूरी तरह से निपुणता हासिल नहीं की है, 9 यान एकीकरण का लोक बहुत दूर है। अभी इसके बारे में न सोचना ही बेहतर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 9 यान संप्रदाय के नेता के 9 यान सूर्य पीछा करने वाले बाण और उनके बाण दांव अनुभव को समझने में सचमुच सफल हो पाओगे। नन्हे दोस्त, तुम्हारी योग्यता वाकई अद्भुत है। जैसे ही यश 9 यान सूर्य पीछा करने वाले बाण और लाल वस्त्रधारी व्यक्ति के बाण दांव अनुभव को समझने की सफलता में डूबा हुआ था, अचानक प्रशंसा की एक आवाज सुनाई दी। यश तुरंत वास्तविकता में लौट आया, तेजी से ऊपर देखा और एक हरे वस्त्रधारी वरिष्ठ को देखा जो किसी अज्ञात समय गुप्त कक्ष में प्रकट हुआ था। यश की ओर उसकी निगाहें राहत, पुरानी यादों और अन्य जटिल भावनाओं से भरी थीं। नमस्कार पट्टिका आत्मा वरिष्ठ। यश खड़ा हुआ और झुक गया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे वस्त्रधारी वरिष्ठ ने हाथ हिलाया। उसकी शांत दृष्टि यश पर टिकी रही और उसने शब्द दर शब्द कहा, छोटे दोस्त, चूंकि 9 यान संप्रदाय के नेता ने तुम्हें चुना है और अपनी विरासत तुम्हें सौंपी है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए और उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। 9 यान संप्रदाय के नेता, जिनका असली नाम चिरंजीवी था, आकाशीय बादल संप्रदाय के 132वें संप्रदाय के गुरु थे। आकाशीय बादल संप्रदाय के बाद के संप्रदाय गुरुओं में चिरंजीवी योग्यता में भले ही सबसे मजबूत न रहे हों, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से शीर्ष 3 में से एक थी। 9 यान संप्रदाय के नेता की सबसे शानदार उपलब्धि एक बार अपने 9 यान सूर्य पीछा बाण का उपयोग करके एक ही बाण से उसी लोक के 28 विशेषज्ञों का सफाया करना था। वे 28 महाशक्तियां, जो 9 यान संप्रदाय के नेता के समान पद के थे, साधारण महाशक्तियां नहीं थीं। उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली प्रतिभा थी जो विभिन्न पदों पर युद्ध करने की क्षमता रखती थी, लेकिन ऐसे अस्तित्व भी 9 यान संप्रदाय के नेता की तीरंदाजी के सामने चींटियों की तरह कमजोर थे। उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। जब 9 यान संप्रदाय के नेता ने तीर चलाया तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी विधियां क्यों न हो, तुम धूल और राख में बदल जाओगे।
उस युद्ध के बाद नौयान संप्रदाय के नेता के नाम ने दक्षिण मार्शल क्षेत्र को हिला दिया और उन्हें नौयान बाण सम्राट की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की गई। हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने धीरे धीरे एक महाशक्तिशाली व्यक्ति की मार्मिक और विस्मयकारी कहानी सुनाई। नौयान संप्रदाय के नेता ने एक ऐसा बाण चलाया जिससे नरक की घाटी बन गई। उस एक बाण की शक्ति के साथ वह वास्तव में नौयान बाण सम्राट की उपाधि के हकदार हैं। अब मैंने नौयान सूर्य पीछा बाण में महारत हासिल कर ली है। अगर मैं लगन से इसका अभ्यास करूं, तो मैं भविष्य में निश्चित रूप से नौयान संप्रदाय के नेता की तरह एक मार्शल दाओ महाशक्ति बन जाऊंगा। यह सुनने के बाद यश गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में लालसा की एक झलक चमक रही थी। ठीक है, 5 दिन बीत चुके हैं। मेघ आकाश स्वर्गीय पटल के नियमों के अनुसार तुम्हें जाना ही होगा, हरे वस्त्रधारी वृद्ध ने अचानक कहा। पटल आत्मा वरिष्ठ, अगर भाग्य ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। यश ने हरे वस्त्रधारी वृद्ध को प्रणाम किया। हाँ, हम फिर मिलेंगे, हरे वस्त्रधारी वृद्ध ने हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपनी आस्तीन लहराई और एक अजीब सी शक्ति ने यश को घेर लिया, उसे शांत कमरे से बाहर ले गई। मेघ आकाश गुप्त क्षेत्र, मेघ आकाश स्वर्गीय पटल। हालांकि 6-7 दिन बीत चुके थे, मेघ आकाश स्वर्गीय पटल के आसपास का क्षेत्र अभी भी चहल पहल से भरा हुआ था और कई युवा प्रतिभाएं वहां रुकी हुई थीं, बिना वहां से गए। वे देखना चाहते थे कि मेघ आकाश स्वर्गीय पटल में प्रवेश करने वाले उन 6 व्यक्तियों को किस तरह का ईर्ष्यापूर्ण अवसर प्राप्त हुआ था। गड़गड़ाहट। जब सभी लोग चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मेघ आकाश स्वर्गीय पट्टिका, जो 6 या 7 दिनों से शांत थी, अचानक हिंसक रूप से हिलने लगी। उस आभा का स्रोत सुरभि था, जो चौथे आसन पर बैठा था। सुरभि द्वारा प्रक्षेपित आभा महेश की आभा से कहीं अधिक प्रबल है। ऐसा लगता है कि उसे प्राप्त अवसर महेश की आभा से कहीं बेहतर है, इसीलिए वह महेश की आभा को दबा सकी। नई छात्र रैंकिंग में चौथे स्थान पर रही उस सुंदर विशेषज्ञ से जैसी अपेक्षा की जाती है, वह सचमुच असाधारण है, सभी ने बार बार कहा। वास्तव में जैसा कि सभी ने अनुमान लगाया था, मेघ आकाश स्वर्गीय पट्टिका में प्राप्त अवसर की गुणवत्ता उस आभा से निर्धारित होती थी जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बोध समाप्त होने के बाद उत्सर्जित होती थी। आभा जितनी प्रबल होती, अवसर उतना ही अधिक शक्तिशाली होता। कोई अपनी आभा से कमजोर आभा को भी दबा सकता था। चौथे स्थान पर रहने वाली सुरभि को भी इतना शक्तिशाली अवसर प्राप्त हुआ। मुझे आश्चर्य है कि कार्तिक और अन्य, जो शीर्ष 3 में शामिल हैं, और साथ ही अचानक प्रकट हुए यश को किस प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे। उनके आश्चर्य के बाद सभी ने कार्तिक, मयूर, अमन और यश की ओर देखा, जो अभी भी शांत ध्यान की अवस्था में थे। सभी की निगाहों के सामने लगभग 2 मिनट बीत गए और मयूर के शरीर से एक शक्तिशाली आभा भी फूट पड़ी। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, उसने जो शक्तिशाली आभा छोड़ी, वह सुरभि और महेश को सीधे पार कर गई, उन्हें दबा दिया। फिर इसने शून्य क्षेत्र में एक भ्रम पैदा किया, जिसमें एक पंचरंगी पर्वत का चित्रण था। गड़गड़ाहट। मयूर के तुरंत बाद एक और शक्तिशाली आभा फूटी। उस आभा के सामने मयूर द्वारा छोड़ी गई आभा थोड़ी कमजोर थी और दब गई थी। तुरंत ही आकाश में एक शक्तिशाली आभा एकत्रित हो गई, जिससे एक भ्रम, बर्फ और हिम का एक दृश्य भी निर्मित हो गया। उस आभा का स्रोत कार्तिक था। जैसा कि नए छात्र रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आने वाले से अपेक्षित था। कार्तिक ने जो आभा प्रकट की, वह चौंकाने वाली थी, लेकिन इससे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे कार्तिक का सभी पर हावी होना स्वाभाविक मानते थे। अब केवल अमन और यश ही बचे हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें किस तरह के अवसर प्राप्त होंगे और क्या वे कार्तिक के बराबर हो सकते हैं।
इस झटके के बाद सभी ने अपनी निगाहें फिर से यश और अमन की ओर घुमाईं। गड़गड़ाहट। जैसे ही सभी की आवाजें बंद हुईं, अमन भी अपनी बोधावस्था से जागा और एक प्रबल आभा ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ी, जिससे शून्य लोक में एक भ्रम पैदा हो गया। यह सफेद बादलों से बने एक विशाल हाथ का दृश्य था। इस विशाल सफेद बादल के हाथ से निकला दबाव वास्तव में मयूर से भी ज्यादा था और कार्तिक के बर्फ और हिम के भ्रम का मुकाबला कर सकता था। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। शुरू में उन्होंने सोचा था कि तीसरे स्थान पर रहने वाले अमन को ज्यादा से ज्यादा मयूर के बराबर या उससे थोड़ा कमतर अवसर मिलेगा। आखिरकार मयूर की रैंकिंग अमन से ऊंची थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमन वास्तव में मयूर से आगे निकल जाएगा और उस मुकाम तक पहुंच जाएगा जहां वह कार्तिक से मुकाबला कर सकेगा। हाँ, इस बार मुझे उस यश का सचमुच शुक्रिया अदा करना होगा। उसने मुझे वाकई इतना बड़ा अवसर दिया। अमन बादल के आकाश कुशन से उठे और आकाश की ओर जोर से हंसे। उनकी हंसी में विजय का भाव था। जैसे ही उसकी हंसी थमी, अमन के होठों पर एक उत्तेजक भाव उभर आया और उसने मन ही मन व्यंग्य किया, यह अवसर मूल रूप से यश का था, लेकिन अब यह मेरे हाथ में आ गया है। मुझे यकीन है कि वह बच्चा इसे देखकर इतना क्रोधित और उदास हो जाएगा कि खून थूक देगा, है ना? जैसे ही उसके शब्द निकले, अमन ने यश की ओर देखा। उसके हाव भाव देखना चाहता था और उससे भी ज्यादा उसे ठीक से उकसाना चाहता था। गड़गड़ाहट। जैसे ही अमन की नजर यश पर पड़ी, अचानक एक गगनभेदी गर्जना पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। फुस। जैसे ही अमन की नजर यश पर पड़ी, उसके शरीर से एक भयानक लाल रंग की रोशनी फूट पड़ी। वह लाल रंग की रोशनी दोपहर के सूरज की तरह बेहद झुलसाने वाली थी, जिससे सीधे देखना नामुमकिन था। उसे देखने के लिए बस आंखें सिकोड़नी पड़ती थीं। सबकी निगाहों के सामने यश के शरीर से निकली वह प्रज्वलित लाल रंग की रोशनी अचानक एक लाल रंग की किरण में बदल गई। फिर धनुष से छूटे तीर की तरह वह शून्य लोक में एक चमकदार लाल रंग की पूंछ छोड़ते हुए सीधे आकाश की ओर बढ़ गई। धमाक, धमाक, धमाक। वह लाल रंग की किरण अविश्वसनीय रूप से प्रचंड थी, मानो किसी अद्वितीय धनुर्धर द्वारा छोड़ा गया विश्व विनाशकारी तीर हो। वह जहां भी गुजरती, उसके रास्ते में आने वाली हर चीज तुरंत भेद जाती, फिर फट जाती और चकनाचूर हो जाती। और उन चीजों में महेश, सुरभि, मयूर और अन्य की आभा विस्फोट से उत्पन्न घटनाएं भी शामिल थीं। कार्तिक और अमन की आभा विस्फोट से उत्पन्न भयंकर घटनाएं भी लाल किरण के प्रहार का सामना नहीं कर सकीं। उन्होंने केवल एक क्षण के लिए प्रतिरोध किया, फिर मयूर और अन्य की घटनाओं की तरह वे भी लाल किरण द्वारा निर्दयतापूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और टुकड़ों में फट गए। सभी घटनाओं को चीरते हुए और अत्यंत ऊंचे शून्य लोक तक पहुंचने के बाद लाल किरण भी फट गई। हालांकि यह कार्तिक और अन्य की घटनाओं की तरह विलुप्त नहीं हुई, बल्कि यह 9 लाल झुलसते सूर्यों में परिवर्तित हो गई, जो शून्य लोक में मंडरा रहे थे और धीरे धीरे घूम रहे थे। 9 झुलसते सूर्य की घटनाओं से अविश्वसनीय रूप से झुलसाने वाले उतार चढ़ाव की लहरें फैल गईं। तुरंत इस दुनिया का तापमान अचानक काफी बढ़ गया, अत्यधिक गर्म हो गया, मानो यह दुनिया प्रचंड लपटों से भरे आग के समुद्र में बदल गई हो। 9 सूर्यों का उदय। अग्नि ने संसार को जला दिया। हे भगवान! यह लाल रंग की किरण कैसी अवसर है! यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। नए छात्र रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त युवा विशेषज्ञ कार्तिक द्वारा प्राप्त अवसर भी उस लाल रंग की किरण के सामने कुछ नहीं था, वह सीधे टुकड़ों में बिखर गया। यह यश कहां से आया? मैंने इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने तुरंत दुनिया को हिला देने वाली क्षमताएं प्रदर्शित कीं।
उस अत्यंत चौंकाने वाले दृश्य को देखकर उपस्थित सभी युवा प्रतिभाशाली लोग तुरंत स्तब्ध अचंभित हो गए। उनके भाव ऐसे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। न केवल वे बल्कि 5 महान प्रतिभाशाली लोग कार्तिक, मयूर और अन्य भी सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें साफ याद था कि इस यश को अमन ने धोखा दिया था और उसे मार्शल दाओ की सबसे खराब छाप ही मिली थी। लेकिन ऐसा क्यों था कि अब यश द्वारा प्राप्त अवसर से उत्पन्न घटना उन सभी से बढ़कर थी? उसकी तुलना तो कोई भी नहीं कर सकता था। इतनी शक्तिशाली घटना मार्शल दाओ की सबसे खराब छाप को समझकर कतई हासिल नहीं की जा सकती थी। क्या आखिर हो क्या रहा है? शुक्रिया। हाँ अमन, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। जब सब लोग स्तब्ध थे, यश, जो छठे क्लाउड फिर्मामेंट हेवनली टैबलेट कुशन पर बैठा था, ने अपनी थोड़ी बंद आंखें खोली। फिर वह धीरे से उठा, अपना सिर उठाया और पास ही खड़े अमन की ओर देखा। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। क्या ऐसा हो सकता है? यश की बातें सुनकर अमन को कुछ समझ आया। उसके चेहरे का विजयी भाव तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक ऐसा मुंह बना लिया मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। बिल्कुल सही। यह अद्भुत घटना आपके द्वारा दी गई मार्शल दाओ छाप से निकली है। अमन का मुंह देखकर यश के मन का उदास भाव तुरंत गायब हो गया। फिर वह जोर से हंस पड़ा और ऐसे लहजे में बोला जो बिना किसी मुआवजे के किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। यह सबसे खराब मार्शल दाओ छाप नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मार्शल दाओ छाप थी जिसने उत्कृष्ट मार्शल दाओ छाप को पीछे छोड़ दिया और सरलता की ओर लौटने के क्षेत्र तक पहुंच गई। अमन, मुझे सचमुच आपका धन्यवाद करना है। अगर आप न होते तो मेरे पास यह शक्तिशाली अवसर प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, धिक्कार है। यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर अमन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास से दहाड़ उठा। लेकिन चाहे वह इस पर विश्वास करने को कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, यह तथ्य उसकी आंखों के सामने था, जिसे नकारा नहीं जा सकता था। उसके दिल में पछतावे की एक गहरी भावना फैल गई, जिससे वह बेहद निराश हो गया। काश वह अपने पैर पटक पाता और छाती पीट पाता। छी! जो विशाल अवसर उसका होना चाहिए था, वह उसने किसी और को सौंप दिया और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह एक बेवकूफ की तरह घमंड में डूबा हुआ व्यवहार कर रहा था। अमन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उसका गुस्सा बढ़ता जाता। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और गुस्सा उसके दिल में उमड़ पड़ता, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली छा जाती। फिर वाह की आवाज के साथ उसने मुंह भर लाल खून थूक दिया। क्या हो रहा है? अमन ने अचानक खून क्यों थूका? लगता है अमन ने खून थूका क्योंकि उसने देखा कि यश को मिला अवसर उससे बेहतर था, है ना? सिर्फ इसलिए खून थूकना क्योंकि किसी और को उससे बेहतर अवसर मिला। इस अमन का दिमाग बहुत संकीर्ण है ना? अमन को अचानक खून थूकते देख वहां मौजूद युवा प्रतिभाशाली लोग, जो उस खास स्थिति को समझ नहीं पाए थे, सभी हैरान और उलझन में पड़ गए। सिर्फ कार्तिक, मयूर, सुरभि और महेश, जो अंदर की कहानी जानते थे, ने अमन को अचानक खून थूकते देखकर कोई आश्चर्य नहीं जताया। उन्होंने बस अमन को दया से देखा। यह आदमी वाकई बहुत दुखी था। यश को अब जो अवसर मिला था वह असल में अमन का अपना था, लेकिन उसने चालाकी से उसे यश को दे दिया। इस तरह की बात चाहे किसी के साथ भी हो, उन्हें इतना निराश जरूर कर देती कि वे 3 लीटर खून थूक देते। लेकिन दयनीय लोगों में भी घृणित गुण जरूर होते हैं। अगर अमन जानबूझकर यश के खिलाफ साजिश न रचता तो ऐसा नतीजा न निकलता। यह सब उसकी अपनी करतूत थी। मुंह भर खून थूकने के बाद
अमन ने भी अपनी भावनाओं पर काबू पाया और धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में एक भयावह और जहरीली नजर आ रही थी। एक क्रूर भाव के साथ अमन ने यश पर ठंडे स्वर में चिल्लाया, बच्चा, तू बहक रहा है। तो क्या हुआ अगर तुझे जो मौका मिला है वह मेरे से बेहतर है? जब तक तू लाश बना रहेगा, चाहे तुझे कितना भी अच्छा मौका मिले वह बेकार रहेगा। भाड़ में जा। अमन क्रोधित और अपमानित होकर जानलेवा इरादे से दहाड़ने लगा। तुरंत ही शक्तिशाली काली क्यूई का एक उफान मानो किसी प्रचंड ज्वार की तरह उसके शरीर से निकला और शून्य लोक में कई दसियों फीट बड़े एक काले ड्रैगन के सिर में बदल गया। दहाड़! वह काला ड्रैगन सिर अविश्वसनीय रूप से क्रूर था और उससे लगातार एक प्रबल दुष्ट दुष्ट क्यूई निकल रही थी। जैसे ही अमन ने मुक्का मारा, उस क्रूर काले ड्रैगन सिर ने अचानक अपना खूनी जबड़ा खोला, एक बहरा कर देने वाली ड्रैगन दहाड़ लगाई और फिर एक अविश्वसनीय रूप से हिंसक आभा लिए यश की ओर भयंकर रूप से टूट पड़ा। गड़गड़ाहट! क्रूर काले ड्रैगन सिर की शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। वह जहां भी गुजरता, खाली जगह हिंसक रूप से कंपन करती और दृश्यमान वायु तरंगों के घेरे दुनिया में तूफान की तरह फैल जाते। शक्ति के इस प्रदर्शन को देखते हुए यह निश्चित रूप से किसी गहन क्षेत्र तृतीय चरण विशेषज्ञ को आसानी से मार सकता था। बहुत शक्तिशाली! अमन की शक्ति फिर से बढ़ गई है। अमन नए छात्र रैंकिंग में शीर्ष 3 में शुमार एक प्रतिभाशाली विशेषज्ञ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है। मेघ आकाश की स्वर्गीय पट्टिका को समझने के कुछ ही दिनों के बाद उसने इतनी आश्चर्यजनक प्रगति की है। वर्तमान अमन शायद गहन क्षेत्र के छठे चरण की साधना के अंतिम चरण के किसी विशेषज्ञ से सीधे मुकाबला कर सकता है। अमन के आक्रमण की प्रचंड शक्ति देखकर पूरे स्थल में तुरंत हंगामा मच गया। उपस्थित सभी युवा प्रतिभाशाली लोग आश्चर्य से अमन को देखने लगे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही दिनों में अमन की शक्ति वास्तव में फिर से छलांगों और छलांगों से बढ़ गई है। यह भयावह दृश्य देखकर यश की निगाहें शांत और उदासीन रहीं, जरा भी डर नहीं लगा। उसने अपनी नाक से एक तिरस्कार भरी खर्राटें निकाली, फिर उस क्रूर काले ड्रैगन के सिर की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई, सीधे अपना हाथ उठाया और मुक्का मार दिया। फुसफुसाहट! जैसे ही उसकी मुट्ठी लगी, उसकी मुट्ठी की सतह पर अराजकता प्रकाश की एक परत तुरंत उभर आई। उस अराजकता प्रकाश से आच्छादित यश का साधारण मुक्का अचानक बेहद भयानक हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह मुट्ठी क्यूई का एक उछाल उसकी मुट्ठी से हिंसक रूप से फूट पड़ा। धमाका! हिंसक मुट्ठी क्यूई ने एक दबंग मुद्रा के साथ शून्य क्षेत्र को बलपूर्वक भेद दिया, फिर क्रूर काले ड्रैगन के सिर पर भयंकर प्रहार किया। तुरंत शून्य क्षेत्र में एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी और फिर काला ड्रैगन का सिर एक दयनीय चीख निकालने का भी समय दिए बिना फटे हुए रेत के थैले की तरह टुकड़ों में बिखर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। पता चला है कि इसमें कुछ ताकत है। यश को एक ही मुक्के से उसके हमले को आसानी से तोड़ते देख अमन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। हालांकि यह बस एक छोटा सा आश्चर्य था। अमन ने अभी भी यश को गंभीरता से नहीं लिया और उसकी नजरें अभी भी तिरस्कार से भरी थीं। आखिरकार चाहे जो भी हो, वह एक विशेषज्ञ था जो गहन क्षेत्र के छठे चरण की साधना के अंतिम चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबला कर सकता था, जबकि यश अभी गहन क्षेत्र के दूसरे चरण की साधना में ही था। हालांकि हाल ही में हुई इस मुठभेड़ में यश की युद्ध शक्ति गहन क्षेत्र के दूसरे चरण से कहीं ज्यादा थी, तो क्या हुआ? क्या यह आदमी सचमुच 4 क्षेत्रों को पार करके उससे मुकाबला कर सकता था? यह तो नामुमकिन था। तो नए छात्र रैंकिंग में तथाकथित शीर्ष 3 बस यही हैं।
काले ड्रैगन का सिर चकनाचूर करने के बाद यश ने शांति से अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और हल्की सी हंसी निकाली। उसकी हंसी में तिरस्कार का गहरा भाव था। फिर उसने उत्तेजक अंदाज में उंगली से अमन को इशारा किया और उदासीनता से कहा, अमन, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कुछ असली हुनर दिखाओ। बच्चा, चूंकि तुम मौत की तलाश में हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। यह सुनकर अमन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में ठंडी हत्या की नीयत उभर आई। उसने ठंडे स्वर में दहाड़ते हुए कहा, अब मैं तुम्हें, इस जंगली बच्चे को जो कहीं से भी प्रकट हो गया है, यह देखने दूंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है, जो नए छात्र रैंकिंग में शीर्ष 3 में है। काला दानव युद्ध शरीर। काला दानव छाया। काला दानव युद्ध शरीर। काला दानव अवतार। अमन के मुंह से अचानक एक गगनभेदी दहाड़ निकली। जैसे ही दहाड़ कम हुई, अमन ने तेजी से एक हाथ की मुहर बनाई और एक विशाल काली युवान शक्ति, किसी खुले बांध से आने वाली बाढ़ की तरह, उसके शरीर से निकलकर आकाश को भर दिया। फिर मुहर बदलने के साथ असीम काली युवान शक्ति सिकुड़ने लगी, जिससे ऊंचे आकाश में एक छाया बन गई। यह एक लंबी राक्षसी छाया थी, लगभग 7 या 8 मीटर ऊंची, जिसका चेहरा क्रूर था, आंखें रक्तलाल थीं और घनी शैतानी क्यूई लगातार उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। हंस हंस हंस।